महज 14 बरस की एक प्यारी सी बच्ची आरुषि अपने माता पिता और एक नेपाली नौकर के साथ घर में रहती है। सभी लोग रात में आराम से खाना खाते हैं और प्यार से सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो आरुषि के रूम में उसी के बेड पर उसका लाश खून से लथपथ मिलता है। पूरा संदेह सीधे नेपाली नौकर पे जाता है, लेकिन नेपाली नौकर की भी हत्या हो जाती है और उसका लाश उसी घर के छत पर खून से सराबोर मिलता है, बिल्कुल आरुषि की तरह ही। अब पूरा संदेह उसके माता पिता की तरफ जाता है, लेकिन माता पिता के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। आज 16 बरस बीत जाने के बावजूद भी इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सका है और इस केस को सॉल्व करने के लिए सीबीआई की दो टीम लगी थी और इस प्रकार से ये केस बन जाता है मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस ऑफ इंडिया। आज जब मैं आपको इस केस के बारे में बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज की सच्ची घटना जो है दोस्तों, वो है नोएडा के जलवायु विहार के अपार्टमेंट के कमरा संख्या L32 की, जहां पे एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार का मुखिया जो है राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार, उनकी बेटी 14 बरस की आरुषि तलवार और एक नेपाली नौकर जिनका नाम है हेमराज बंजारे। यहाँ पे राजेश और नुपुर पेशे से एक डॉक्टर है जो क्लिनिक चलाते हैं। आरुषि जो होती है वो बच्ची है, पढ़ने के लिए जाती है, नौकर घर का काम करता है। तारीख होता है 15 मई 2008 का, जब आरुषि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और अंदर से आज वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आज जब वो स्कूल जाएगी तो अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन एडवांस में सेलिब्रेट करेगी। अगले दिन 16 मई को उसका जन्मदिन है। और एक और कमाल की बात है कि कल से स्कूल में गर्मी की छुट्टी भी पड़ने वाली है, तो इस वजह से वो बच्ची बहुत ज्यादा खुश है। उसके मम्मी जो है उसका बाल संवार रही है, उसके पापा उसके लिए लंच बना रहे हैं, नौकर बाकी घर का काम कर रहा है। सभी लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। नुपुर जो है राजेश के साथ ऑफिस चली जाती है, यानी कि क्लिनिक पे चली जाती है, और बच्ची स्कूल चली जाती है, नौकर घर का काम करता है। वापस से सभी लोग शाम में इकट्ठा होते हैं, सभी लोग प्यार से खाना खाते हैं और अपने अपने रूम की तरफ सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात के 9:15 पे आरुषि के मम्मी पापा आरुषि के रूम में आते हैं और आरुषि के बगल में बैठकर उसे प्यार से एक कैमरा गिफ्ट करते हैं, क्योंकि कल बेटी का जन्मदिन है। इस बात से आरुषि बहुत खुश होती है और उस कैमरे से बहुत ज्यादा तस्वीरें क्लिक करती है। आखिरी तस्वीर जो उस कैमरे से ली गई थी आरुषि के द्वारा, वो रात के 10:10 पर ली गई थी। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में वापस से चले जाते हैं और रात के जब 11 बजते हैं तो आरुषि की माँ जो होती है वो आती है आरुषि के रूम में वाईफाई ऑन करने के लिए, क्योंकि राजेश कहता है कि आरुषि के रूम में जाओ और वाईफाई ऑन कर दो ताकि मैं इंटरनेट यूज कर सकूं। तो रात के 11 बजे में आरुषि को उसके रूम में देखती है उसकी माँ बेड पर बैठकर वो एक नोवेल पढ़ रही थी चेतन भगत का, जिसका नाम होता है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। उसके बाद आरुषि की माँ अपने रूम में वापस चली आती है वाईफाई ऑन करके। आरुषि फिर उसके बाद सो जाती है, या उसके साथ क्या होता है किसी को पता नहीं होता है। सभी लोग अपने अपने रूम में वापस से चले जाते हैं। राजेश तलवार और आरुषि तलवार इंटरनेट का यूज करते हैं और आखिरी बार उनका इंटरनेट जो यूज किया जाता है वो रात के 12:08 तक किया जाता है। वापस से जब अगली सुबह होती है तो 16 मई 2008 को एक नौकरानी उसके घर पे आती है, जो कि हमेशा घर पे आया करती थी, भारती मंडल। भारती मंडल आकर वेल क्लिक करती है। एक बार क्लिक करती है, दरवाजा नहीं खुलता है। दूसरी बार क्लिक करती है, तब भी दरवाजा नहीं खुलता है। तो भारती मंडल घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि आज तक मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, कभी भी ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है कि मैं एक बार बेल बजाऊं और अंदर से दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आए। तो वो तीसरी बार भी बेल बजाती है, तब जाकर अंदर से आरुषि की माँ यहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए आती है। जैसे ही आरुषि की मां दरवाजा खोलने के लिए आती है, इसी बीच में आरुषि के पापा राजेश भी अपने नींद से उठ जाते हैं और डायरेक्ट अपने रूम से निकलकर हॉल की तरफ आते हैं। हॉल में जैसे ही वो आते हैं तो आंख मलते हुए वो देखते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक शराब का बोतल है और उस पर ढेर सारा खून लगा हुआ है। उसके पापा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। नुपुर और भारती मंडल बहुत तेजी से हॉल की तरफ दौड़ कर जाती है और देखती है कि एक टेबल पर शराब का बोतल और उस पर खून लगा हुआ है। सभी लोग बहुत ज्यादा अचंभित होते हैं और बिना एक सेकंड देरी किए हुए ही सभी लोग तेजी से भागते हैं आरुषि के रूम की तरफ, ये देखने के लिए कि हमारी बच्ची सलामत है या नहीं। जब उसके रूम की तरफ जाती है तो हमेशा की तरफ जो रूम हमेशा बंद रहता था वो आज खुला हुआ था। सभी लोग फटाक से अंदर एंटर करते हैं तो वो लोग पाते हैं कि आरुषि का लाश उसी के बेड पर पूरी तरह से खून से सराबोर है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और यहाँ पे नौकरानी जो होती है वो रूम के अंदर जाती है ये खोजने के लिए कि हेमराज बंजारे कहाँ है। तो हेमराज बंजारे का पूरे घर में कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। वापस से आता है और अपनी मालकिन को बताता है कि हेमराज बंजारे तो घर में है ही नहीं। तो मालकिन जो होती है वो यहाँ पे हेमराज बंजारे को कॉल लगा देती है। जैसे ही नुपुर बंजारे को कॉल लगाती है तो उसका कॉल
कोई रिसीव कर लेता है और रिसीव कर कर कॉल को कट कर देता है। वापस से जब कॉल किया जाता है तो फोन स्विच ऑफ होता है। इसके बाद जो नौकरानी होती है अपने मालकिन से पूछती है क्या मैं ये खबर बाहर अपार्टमेंट पे फैला दूं, तो यहाँ पे नुपुर से हो जाता है गलती, वो बोल देती है कि हाँ जाके ये न्यूज बाहर दे दो। सभी लोग फटाफट अंदर चले आते हैं, मीडिया कर्मी भी अंदर चली आती है और पुलिस के आने से पहले इतना भीड़ लग जाना सबूत को मिटाने के लिए बहुत काफी होता है। रूम में जितने फिंगरप्रिंट होने चाहिए थे वो सारे मिट गए, जितने भी छोटे छोटे सबूत होते वो सब कुछ मिट चुका था। यहाँ पे जो होता है अपार्टमेंट का चौकीदार वो कॉल लगाता है पुलिस को, पुलिस आती है और यहाँ पे सबको अपने कब्जे में ले लेती है। नुपुर और राजेश जो है सीधी तौर पे आरोप लगाते हैं कि बंजारा जो है वो हत्या करके यहाँ पे भाग गया है नेपाल। उसके बाद पुलिस भी बोलती है ये ओपन एंड शट केस है, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाती है नेपाल में उसे पकड़ने के लिए नौकर को। और अगले सुबह यानी 17 मई 2008 को एक पुलिस की टीम आती है आरुषि के घर पे वापस से छानबीन करने के लिए, देखने के लिए कि रूम में कहां पे क्या है। उसके बाद वो लोग छत के सीढ़ी की तरफ जाते हैं जहां पे उन्हें कुछ खून का धब्बा मिला था। ऊपर जाते हैं, सीढ़ी का दरवाजा वो तोड़वाते हैं क्योंकि चाबी उस रूम का उनके पास था नहीं, ताला का चाबी मिला नहीं था उनको, तो पुलिस तोड़ देती है। और अंदर जाके जब छत पे देखती है तो हेमराज बंजारे का लाश उसी छत पर पूरी तरह से खून से सराबोर था, जैसे कि आरुषि का खून से सराबोर था। उसके सर पे भी चोट थे और गला कटा हुआ था। तो ये देखने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है कि जिसे हम खूनी समझ रहे थे वो खुद यहाँ पे मरा पड़ा है। उसके बाद पूरा संदेह उसके माता पिता की तरफ जाता है, लेकिन माता पिता के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। दो सीबीआई की टीम लगती है, गहन जांच होता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है। पूरा संदेह इसके बाद एक पुराने नौकर की तरफ जाता है, पुराना नौकर जिसका नाम होता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा वही है जो पहले राजेश के घर पे काम किया करता था। उसका तबीयत खराब हो जाने की वजह से अपनी जगह पर वो जो है हेमराज बंजारे को काम करने के लिए भेजा था। और वापस से जब उसका विष्णु शर्मा का तबीयत ठीक हो जाता है तो राजेश के घर पे जाता है काम करने के लिए। तो राजेश मना कर देता है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हमारे यहाँ हेमराज बंजारे ही काम करेगा। तो इस बात से विष्णु शर्मा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और पुलिस समझती है कि इस क्रोध का बदला वो जो है यहाँ पे आरुषि तलवार और हेमराज बंजारे का मर्डर करके लिया है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है और पुलिस उसे बाइज्जत बरी कर देती है। तारीख होता है 17 मई 2008 का, जब लखनऊ डिवीजन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरु दर्शन सिंह मीडिया के सामने आते हैं और अपना बयान जारी करते हैं। वो बताते हैं कि इस केस में कुछ इस प्रकार हुआ है कि राजेश तलवार का उनके क्लिनिक में किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और आरुषि तलवार इस बारे में जान चुकी थी। वापस से वो घर जाती है, घर पे जाके नौकर के साथ बिल्कुल वैसे ही बात करना स्टार्ट कर देती है जैसे राजेश तलवार क्लिनिक में उस लड़की के साथ बात कर रहा था जिससे उसका अफेयर चल रहा था। यहाँ पे नौकर के साथ उसका ज्यादा ही कुछ क्लोज संबंध हो गया था। और 15 मई की रात में जब राजेश तलवार पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है उसकी बेटी का रूम का कमरा खुला हुआ है। उस रूम के अंदर जाता है तो नौकर और उसकी बेटी आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। और इस बात से खफा होकर राजेश तलवार पहले हेमराज बंजारे का मर्डर कर उसे छत पे फेंक आता है, फिर नीचे आकर शराब पीता है और जिस पर उसका खून का निशान चला जाता है शराब के बोतल के ऊपर। और उसके बाद अपने बेटी के रूम में जाता है और बेटी की भी निर्मम तरीका से हत्या कर देता है। इस बयान के बाद पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क जाती है, इसलिए भड़क जाती है क्योंकि 14 वर्ष की बच्ची के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना कहीं से भी उचित नहीं बनता था। इसके बाद पुलिस दबाव में आकर अपना बयान ही बदल देती है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि पुलिस अपना बयान बदल रही थी। पुलिस अपने दूसरे बयान में बताती है आरुषि तलवार ये जान चुकी थी कि उसके पिता का अफेयर क्लिनिक में किसी और के साथ चल रहा है और इस बात का फायदा उठाते हुए वो अपने पापा को ही ब्लैकमेल कर रही थी। और इस बात से तंग आकर उसका पिता एक दिन आता है, शराब पीता है और अपनी बेटी का हत्या कर देता है। और हत्या होते हुए यहाँ पे हेमराज बंजारे देख लेता है, तो इस वजह से हेमराज बंजारे की भी हत्या करके उसे छत पे फेंक दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब ये बयान देती है इसके बाद भी इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है और ये केस कोर्ट में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आज 16 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सका है और आज तक ये प्रश्न है कि वो फोन कॉल किसने उठाया था जो हेमराज का था और नुपुर ने उस फोन पे कॉल किया, किसने उठाया और अगली बार फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये केस है इंडिया का मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपको भयभीत करना या फिर आपको डराना या आपकी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था, सावधान करना था। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वाकई में ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।